न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आतंकी हमला, बाइसिकल ट्रैक पर ट्रक की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत, हमले में 12 लोग घायल। न्यूयॉर्क के मेयर ने हमले को आतंकी वारदात करार दिया। पुलिस के मुताबिक 29 साल के ट्रक ड्राइवर ने पुलिस पर गोलियां भी चलाई। उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर बड़ा हादसा, कम से कम 200 लोगों की मौत। सीरिया के दमिश्क में विरोधियों के कब्जे वाले इलाके में बमबारी, 10 लोगों के मारे जाने की खबर, किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। महिलाओं बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ पेरू में अनोखा प्रदर्शन, सौंदर्य प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं ने फिगर डिटेल बताने के बजाय हिंसा के आंकड़े सामने रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट एट नून। मैं हूं साक्षी बत्रा। अगले आधे घंटे के दौरान चर्चा करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट आशीष कयाल हमारे साथ मौजूद होंगे। बताएंगे आपको कि निफ्टी पर अब आपको क्या करना चाहिए और खासतौर पर ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। साथ ही कुछ खास मेहमानों से भी बातचीत होगी, लेकिन फटाफट देख लेते हैं इस वक्त बाजार के ताजा हाल को। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड हाई के करीब भी 10,435 के लेवल्स पर इस वक्त 1% तक की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी आप देखेंगे तो 1.25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 33,590 के लेवल्स इस वक्त सेंसेक्स में देखने को मिल रहे हैं। रिकॉर्ड तेजी के करीब यहां पर भी अच्छा कामकाज हो रहा है। आज सपोर्टिंग में फैक्टर्स आप देखिए कौन कौन से इंडेक्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं। शुगर शेयरों में आज अच्छी खरीदारी है। सुबह से ही ये स्वीट स्पॉट में आ चुका है। शक्ति शुगर, रेणुका शुगर, धारानी शुगर और बजाज हिंदुस्तान में आप देखिए काफी अच्छी बढ़त, 5 से 8% तक की बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। ये सरकारी बैंक है आपके स्क्रीन पर और लगातार आज सुबह भी हमने फास्ट मनी में 7:30 बजे कुछ ऐसे शेयर्स बताए थे इसी स्पेस से, वो भी यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। 10% तक की तेजी के साथ सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, इलाहाबाद बैंक और आंध्रा बैंक जैसे शेयर्स इस वक्त अच्छी बढ़त बनाए हुए कामकाज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और टेक्सटाइल शेयर्स को आप देखिए, यहां पर भी अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है। वेलस्पिन इंडिया, नितिन स्पिनर्स, नहार स्पिनर्स और साथ ही रेमंड जैसे शेयर्स आज अच्छा मूव दिखा रहे हैं। 5 से लेकर 9% तक की तेजी इस पूरे स्पेस में इस वक्त देखने को मिल रही है। नतीजों का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बाजार उन नतीजों को रिवॉर्ड कर रहा है जहां पर बेहतर नतीजे आए हैं। भारतीय एयरटेल उम्मीद से बेहतर नतीजे पोस्ट किए और यहां पर 9% तक की तेजी आप देखिए। इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में भी 7 से 8% तक का अपमूव देखने को मिल रहा है। सनोफी इंडिया ये भी ऊपर है और आज 8% तक की तेजी के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। आज ऑटो नंबर्स आए हैं तो आप देखिए ऑटो नंबर्स के बाद मेन ऑटो स्टॉक्स तो मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑटो एंसिलरी शेयर्स में काफी अच्छा मूव इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो ऑटो बिक्री आंकड़े आए हैं उसके बाद आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट्स में थोड़ी 2% तक की वीकनेस है। आयशा मोटर्स अभी 2.25% तक नीचे कामकाज कर रहा है। मारुति भी अनुमान से कमजोर यहाँ पर फिगर्स आए हैं, अक्टूबर सेल्स फिगर्स, उसके बाद यहाँ पर 0.25% तक की वीकनेस के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। आज बाजार में काफी अच्छा मूव है और रिकॉर्ड स्तरों पर ही बाजार के मेन इंडाइसेस काम कर रहे हैं। निफ्टी पर अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए साक्षी, ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड है पिछले जब लो बना था अक्टूबर के शुरुआत में, वहां से अभी तक कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है, मोमेंटम प्ले है क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है फिलहाल। तो वो मोमेंटम प्ले के चलते हुए यहाँ पर बाय की राय होगी निफ्टी पर और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बेटर होगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप बाय ऑन डिप्स अपनाते हैं तो बेटर मिलेगा। यहाँ से कोई भी डिप 10,400 के आसपास मिलती है तो वहां पर बाय की जा सकती है। नीचे 10,350 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा और जो टारगेट निकल के आता है करीबन 10,530 का आता है जो ऊपर में है। चलिए, तो 10,530 के लेवल्स आपको निफ्टी पे बताए जा रहे हैं। खरीदारी की ही सलाह है आशीष की। आशीष, कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स या कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स आपकी तरफ से जहां पर आज इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए? देखिए, पहला जो स्टॉक है जो ध्यान रखना चाहिए वो है डेल्टा कॉर्प। अगर आप देखें तो ये स्टॉक पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। फिलहाल अभी भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है और राइज इंपल्सिव है, तो ये देखते हुए लग रहा है कि ये स्टॉक में अभी भी ऊपर और जाने की पोटेंशियल है। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। रैली काफी हो चुकी है लेकिन कंटिन्यूड है, मोमेंटम प्ले है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस 265 का लगा के रखना होगा
टारगेट 278 का देख सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो है पेट्रोनेट एलएनजी। काफी बेहतरीन स्टॉक है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के नजरिए में, और ओवरऑल सेक्टर भी काफी स्ट्रांग है इसको जो सपोर्ट कर रहा है। तो पेट्रोनेट एलएनजी पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस 263 का लगा के रखना होगा। शॉर्ट टर्म टारगेट 273 का है जो कि पिछले हाई के पास है, और अगर ये पार कर जाता है तो 278 का टारगेट भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर आशीष को पसंद है, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 273 के टारगेट्स उन्होंने रेकमेंड किए हैं। 263 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बना सकते हैं। अभी इस वक्त 2% तक की तेजी के साथ ये शेयर कामकाज कर रहा है। आशीष, अगर स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो आज सरकारी बैंकों में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। क्या ये सेक्टर अभी आपके रडार पे है? ऑलरेडी हमने 2 हफ्ते पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव पूरे सेक्टर में देखने को मिला। जैसे ही रिकैपिटलाइजेशन की खबर आई थी उसके बाद भी अब यहाँ पर तेजी थम तो नहीं रही है, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन आज फिर से आप देखिए अच्छा खासा मूव है। ये सेक्टर में चुनिंदा स्टॉक है, उसमें बाई किया जा सकता है। जो स्मॉल कैप से मिड कैप पीएसयू बैंक है उसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो मार्केट में दिग्गज है बैंक जैसे कि एसबीआई है, काफी टाइम के बाद में एसबीआई में हमने एक पॉजिटिव रुझान देखा है। स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग हुई थी रिकैपिटलाइजेशन की न्यूज के बाद में, उसके बाद ये थोड़ा रेंज में है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हम फिर से करीबन 350 का आंकड़ा एसबीआई के ऊपर देख पाएंगे, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा करीबन 280 का स्टॉक के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। एक और आप सेक्टर देखिए, इनफैक्ट टेलीकॉम स्पेस से ही आप पर राय ले लूंगी यहाँ पर आशीष आपसे। भारतीय एयरटेल के नतीजे जो रहे हैं अनुमान से बेहतर रहे हैं ऑन मेनी फ्रंट्स। यहाँ पर टेलीकॉम स्पेस में जो ज्यादातर कंसर्न आया वो जियो की एंट्री के बाद आया है, जब कहीं ना कहीं सब लोग दूर थे इस मेन स्ट्रीम भारती और आइडिया जैसे शेयर्स के साथ। क्या अभी भी यहाँ पर आप दूर ही रहने की सलाह रखेंगे या फिर कोई ऐसा टेक्निकल प्ले आपको लिखता है यहाँ पर? देखिए साक्षी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट नोट करने का ये है कि इतनी नेगेटिव न्यूज आने के बावजूद भी भारतीय एयरटेल ने बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया है। इस स्टॉक ने एक 380 का लो बनाया था पिछले कुछ हफ्ते पहले, और वहां से बहुत स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। तो यहाँ पर लगता है कि एक बॉटम आउट पैटर्न कंप्लीट हो चुका है और ऊपर का प्ले चालू हो चुका है। तो यहाँ से कोई भी डिप्स मिलती है तो भारतीय एयरटेल पे बाय करने की राय होगी। नतीजे भी बेहतर आए हैं, और यहाँ पर करीबन स्टॉप लॉस जो लगा के रखना होगा 490 का लगा के रखना होगा, जो थोड़ा दूर है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइए। ऊपर में टारगेट भारतीय एयरटेल पे 580 का देख पाएंगे शॉर्ट टर्म के होराइजन से। ठीक है, ऑटो स्पेस की अगर बात करें आशीष, तो जहां पर आज ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं, एक तरफ मारुति ने थोड़ा अनुमान से कम बिक्री यहां पर करी है। सीधे तौर पर आप एस्कॉर्ट्स और आइशर को भी देखिए, यहां पर सेल्स फिगर्स के बाद आज वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या अभी ऑटो स्पेस में कोई ऐसा शेयर है जहां पर अभी या तो डिप्स में या फिर अभी इंटरेस्टिंग टेक्निकल पैटर्न के तरह खरीदा जा सकता है? देखिए, ऑटो स्पेस में से मारुति के रिजल्ट भले ही थोड़े एक्सपेक्टेशन से नीचे आए, लेकिन अभी भी ये स्टॉक में काफी पोटेंशियल है। सपोर्ट लेवल्स अभी भी बरकरार है, कोई भी सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं किया। और अगर आप देखें तो स्टॉक अभी भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड हो रहा है 8190 के आसपास। तो कोई ऐसा नीचे का ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन मारुति में क्रिएट की जा सकती है। टारगेट 8500 से 8600 का शॉर्ट टर्म में देख पाएंगे। ओवरऑल ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म से लेके शॉर्ट टर्म में, इसलिए मारुति मेरे ख्याल से अभी भी पोटेंशियल है। इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है इस लेवल्स पे भी। चलिए, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मारुति अभी भी काफी स्ट्रांग लग रहा है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं और काफी पोटेंशियल है इस स्टॉक में आगे बढ़ते रहने का। भले ही आज के हमने जो नतीजे देखे हैं, इनफैक्ट ऑटो सेल्स की जो फिगर्स देखे हैं वो अनुमान से थोड़े कम है, तो थोड़ा डिप आपको मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट लगती है आशीष को। आशीष, ये बताइए, टेक्सटाइल स्पेस से कोई इंटरेस्टिंग नेम है जो आपकी लिस्ट में शामिल है? टेक्सटाइल स्पेस में से अगर देखा जाए तो रेमंड एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफी बेहतरीन रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिया है, और अभी भी पोटेंशियल है कि ये स्टॉक करीबन ऊपर में 1000 का जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा है वो टच कर पाए। तो टेक्सटाइल में से रेमंड एक आउट परफॉर्मिंग है, इसे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस नीचे करीबन 890 का लगा के रखना होगा इस स्टॉक के अंदर। टारगेट 990 का रखिए, साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा सा नीचे 990 के आसपास का टारगेट स्टॉक में रख सकते हैं। चलिए, 5% तक की तेजी आपको रेमंड में ऑलरेडी देखने को मिल रही है और ये 990 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। आशीष की रेकमेंडेशन है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्राइमरी स्पेस की भी, जहां पर काफी ज्यादा बज है, खासतौर पर लगातार एक के बाद एक जो हम आईपीओ देख रहे हैं, शानदार सब्सक्रिप्शन और उसके बाद शानदार लिस्टिंग्स भी हो रही हैं। लेकिन इस वक्त चुनाव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से आप जो आईपीओ आ रहे हैं
अकाउंट में कौन सी जगह पैसा लगाएं वो बेहतर होगा। समझाने के लिए हमारे साथ संदीप भी मौजूद है, स्टूडियो में है मेरे साथ। संदीप, ये बताइए आप कि दो आईपीओ, जो अब एक तो खुल चुका है, न्यू इंडिया एश्योरेंस इनफैक्ट आज ही खुला है, और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स दूसरा दिन है, दोनों में से कौन सा मोर अट्रैक्टिव लग रहा है? जो आपके पास तर्क वितर्क है उसके हिसाब से बताइए। शुक्रिया साक्षी। देखिए, दोनों आईपीओस की एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट दोनों आईपीओस को रिस्पांस जो है वो अभी तक काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिला है। चूंकि आपकी स्क्रीन पे पहले न्यू इंडिया इंश्योरेंस है तो उसी की बात पहले कर लेते हैं। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी देश की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये, तो अब अगर आप देखें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, तो इसके सामने इसका जो पेयर कंपैरिजन है वो आपको सीधे तौर पे नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप देखें इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो 3 नवंबर तक खुला हुआ है। अभी तक अगर आप देखें जो आईपीओ है उसको ठीक ठाक रिस्पॉन्स देखने को भी मिला है। मैं सीधे तौर पर आपका जो सवाल है उस पर लेके जाता हूँ आपको। इसका जो अगर आप कंपेरिजन देखें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से अगर आप कंपेयर करें तो इसका जो मार्केट शेयर है उससे जरूर आपको दोगुना नजर आएगा, लेकिन जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़े से महंगे नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इस पूरे इंश्योरेंस स्पेस के आईपीओस की बात करें, अब तक जिस तरह का रिस्पांस हमने देखा है जो लिस्टिंग हुई है उसमें एक यही चीज सीखने को मिली है कि लिस्टिंग होने दीजिए, उसके बाद मार्केट जब इसकी वैल्यू डिराइव कर लेगा उसके बाद ही इस आईपीओ पे निवेश करके चले। और इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं वो साफ तौर पे ये इंडिकेशन दे भी रहे हैं कि थोड़े से वैल्यूएशन महंगे हैं, नो डाउट। सबसे बड़ी कंपनी है, फंडामेंटल्स काफी मजबूत है, ग्रोथ भी काफी अच्छी रह सकती है, लेकिन आईपीओ को लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद इसमें आप अपना जो निवेश है वो बना के चल सकते हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की जहां तक बात है, ये काफी इंटरेस्टिंग प्ले है। इनफैक्ट काफी लंबे समय के बाद महिंद्रा स्टेबल से कोई कंपनी जो कि लिस्ट होने जा रही है, इसका आईपीओ आया है। अच्छा खासा रिस्पांस यहां पे भी देखने को मिला है, 62% के आसपास के नंबर्स ऑलरेडी आपके सामने हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें सीधा कोई पीयर कंपैरिजन है नहीं इसका, जिसका का बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का, लेकिन चूंकि जीएसटी लागू होने के बाद पहली कंपनी जो कि लॉजिस्टिक्स स्पेस से लिस्ट होगी, तो लॉजिस्टिक्स स्पेस से अगर आप इसके जो वैल्यूएशंस कंपेयर करके चलें तो वैल्यूएशंस यहां पे भी आपको महंगे नजर आएंगे। देखिए, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स करीब 67 टाइम्स के पी मल्टीपल पर आपको नजर आएगा। अगर आप ब्लू डार्ट को छोड़ दें तो बाकी कंपनियां 40, 42, 50 तक के जो पी मल्टीपल है उसके आसपास आपको नजर आएंगी। अगर आप ब्रोकर्स की राय देखें महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पे, तो ज्यादातर जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो यही मान के चल रहे हैं कि आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। एंजल चॉइस, केआर चौकसी, ये सब मानते हैं कि आप यहाँ पे निवेश करके चलें। हालांकि एंटीक और सेंट्रम ने थोड़े से वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न जरूर जताए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए जिस तरह का एसेट लाइट मॉडल है इस कंपनी का और जिस तरह के ग्रोथ के नंबर्स अभी तक इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं और जिस तरह का महिंद्रा से इनका कारोबार का कंट्रीब्यूशन आता है, ज्यादातर राय यही बन रही है कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में इन लेवल्स के आसपास पैसा लगाया जा सकता है ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से। आइए आपको एक्सपर्ट्स की राय भी सुनाते हैं, क्योंकि हम सुबह से आपकी मदद करने की कोशिश कर भी रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा आईपीओ जहां पे पैसा लगाना काफी बेटर है। टीएस हरियर साहब से हमने बातचीत करी थी, आइए सुनाते हैं उनका क्या विजन दोनों आईपीओस पे है। तो मैं मानता हूं कि न्यू इंडिया एश्योरेंस में आप रुक सकते हैं, एक बार लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक को खरीदिए। आई थिंक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स मुझे अच्छा लग रहा है, और एक बात हमें समझना चाहिए कि जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा लॉजिस्टिक्स को होगा। और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ऐसा कंपनी है जिनका एक बहुत मैच्योर्ड बिजनेस मॉडल है। तो मैं मानता हूं डेफिनेटली महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। चलिए, तो अभी आपने सुन लिया है टीएस हरियार को भी, जिनका मानना है कि कहीं ना कहीं लिस्टिंग के बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस उनको अट्रैक्टिव लग सकता है। लिस्टिंग के आप रुक जाइए, लेकिन महिंद्रा लॉजिस्टिक्स अभी भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। और तर्क वितर्क करके आपको संदीप ने भी दोनों ही के बारे में प्लसेस और माइनसेस दोनों ही समझाए हैं। आशीष, क्या आपके क्लाइंट्स ने भी कुछ क्वेरीज रेज की है आईपीओ स्पेस में? कहीं पर आपकी पर्सनल राय है? देखिए, ओवरऑल आईपीओ की डिमांड अगर देखी जाए साक्षी, पिछले 6 महीनों में काफी अच्छी डिमांड निकली है और उसके बाद में जो लिस्टिंग देखी है अक्रॉस द स्पेस देखी गई है, तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स मुझे लगता है जो क्वेरीज काफी आई है क्लाइंट्स की तरफ से उसमें निवेश कर सकते हैं और काफी बेहतरीन रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। और जब तक ये देखा जाए आईपीओ का सिलसिला चल रहा है और लिस्टिंग अच्छी हो रही है, तब तक मेरे ख्याल से इसमें निवेश करना बेहतर होगा। राइट, चलिए, तो यहाँ पर अभी आपने आशीष की भी राय सुन ली, तो आपने हर तरीके से यहाँ पर राय सुनी है। जो वो रिसर्च की संदीप ने वो आपने सुना, एक्सपर्ट्स का व्यू, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, सभी के हिसाब से आपको बताया गया है अब आईपीओ मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आशीष, मैं आपसे एक फार्मा स्पेस पर भी राय लेना चाहूंगी, स्पेसिफिकली डॉक्टर रेड्डीज पर। हमने नतीजे देखे और उसके बाद हमने देखा कि मक्वायरी ने यहाँ पर 2500 तक के टारगेट्स रेकमेंड किए हैं, यूबीएस ने भी 2550 तक के अब टारगेट्स दिए हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर तो डॉक्टर रेड्डीज अभी भी है। टेक्निकली ये कैसा लग रहा है? देखिए साक्षी, फार्मा स्पेस में अगर देखा जाए तो ये जो पेन है वो बहुत काफी महीनों से है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 2 से 3 साल से है। डॉक्टर रेड्डी का एक जो हाई बना था 4400 के आसपास और जो लो बनाया था 2000, तो देखेंगे तो बहुत शार्प करेक्शन इस स्टॉक के अंदर आ चुका है।
और यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए शॉर्ट से मीडियम से लॉन्ग टर्म के नजरिए से 2800 का आंकड़ा ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। शॉर्ट टर्म में ये 2550 का जो लेवल है वो टच किया जा सकता है, वहां तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन अगर आप ये भी देखिए कि ये स्टॉक में गिरावट कितनी आई है, अगर देखें तो 2800 जो प्रीवियस हाई बनाया था 2800 के आसपास, वहां से लेके 2000 तक के लेवल को टच किया था और अभी उसका पुल बैक आ रहा है। तो आप ये पुल बैक का प्ले होगा, 2550 का लेवल देख सकते हैं, लेकिन कोई भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिवर्सल के लिए 2800 का लेवल पार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर राजीव तलवार हैं डीएलएफ के साथ हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए जी बिजनेस पर एक्सक्लूसिव बातचीत में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से अभी इंडस्ट्री इस स्टेप को देख रही है जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग इंडिया के इंप्रूव होकर अब 100 पोजीशन पर हम आ गए हैं, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा और गौरवपूर्ण दिवस है ये कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के ठोस आर्थिक कदम हैं, उनका इतना बढ़िया नतीजा निकला है कि एक बहुत मुबारक बात देनी चाहिए सरकार को और प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री को, नीति आयोग को, DIPP को, सबको, सुरेश प्रभु साहब को, कि भाई जितने ठोस कदम पिछले वर्ष में लिए गए हैं उसका नतीजा ये निकला है कि भारत भी अग्रसर होके एक ऐसा देश उज्जवल हो रहा है जिसकी जो आर्थिक दृष्टिकोण है, जो उसका विजन है और प्रधानमंत्री का ये जो एक मकसद है कि हम लोग 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ बढ़े, वो पूरा दिखता नजर आ रहा है। राइट, बहुत मुबारक कदम है। जी बिल्कुल। सर आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अभी ऑन ग्राउंड रियलिटी का इसी तरीके से रिफ्लेक्शन दिखा रही है जो कि वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग्स में रिफ्लेक्ट हुई है? ये हम लोग ना, भारतवासी जितने भी हैं, बेशक पूरा विश्व प्रशंसा कर ले भारत की, पर हम लोग यही सोचते हैं कि शायद कुछ कमी है, शायद कुछ रह गया है। और मे बी डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात है क्योंकि हम लोग भरसक प्रयत्न करते रहते हैं कि जो कमी रह गई है, जो हम लोगों ने कदम उठाए हों, जो कमी रह गई है उसको ठीक करें, उसको जो त्रुटियां रह गई हैं उनको ठीक करें। और शायद इसी प्रकार से एक बढ़िया आर्थिक प्रणाली बनेगी, एक बढ़िया देश बनेगा। और अभी तक जो कदम उठाए गए हैं, आप ट्रांसपेरेंसी की तरफ चलें, आप डिजिटलाइजेशन की तरफ चलें, आप कंप्यूटराइजेशन की तरफ चलें, तो उन कदमों में जरूर बहुत बड़ा फासला तय किया जा रहा है। शायद हर कदम पे कोई ना कोई चुनौती मिलती है और उसको हमें सामना करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। और जो भी कठिनाई हर एक भारतवासी के रख रखाव में, उनके प्रोग्रेस में जो भी कोई बाधा आती है उसको संभालना पड़ेगा। और जरूर देखने में आया है कि पिछले 2-3 वर्षों में ऐसी कई नीतियां हैं, ऐसे कई ठोस कदम हैं जो उठाए गए हैं और जिनसे हर एक इंडस्ट्री को फायदा पहुंचेगा। परंतु इस वक्त सभी, क्योंकि इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, तो सभी ये सोच सकते हैं कि मेरे लिए शायद पूरा कार्य अभी तक नहीं हुआ, शायद और कुछ मेरे कन्वीनियंस के लिए, ईज ऑफ बिजनेस के लिए कुछ और कदम उठाने हैं जो कि सरकार सुन रही है और जरूर वो कदम उठाए जाएंगे। हम लोग जितने भी चेंबर्स में हैं, जितने ट्रेड एसोसिएशंस में हैं और जितनी इंडस्ट्रीज में हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को फीडबैक दें और सरकार धैर्य से उनको सुने, जो इवैल्यूएट करके जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाए और शीघ्र उठाए जाए, क्योंकि मांग इतनी अधिक है। 130 करोड़ भारतवासियों की जो मांग है वो कम नहीं हो सकती और उनका जो जीवन का जो लक्ष्य है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, वो जितनी जल्दी पूरा हो, वो हम सब उसी भरसक प्रयत्न में जुट जाने चाहिए। एब्सोल्युटली। सर अब रैंकिंग के बारे में तो बात हुई है, रेटिंग के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम 2 या 3 सालों से जब भी आपसे बात करते हैं या इंडस्ट्री लीडर से बात करते हैं, उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही था कि जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक इंडिया की सॉवरेन रेटिंग्स इंप्रूव नहीं हो सकती। और ऐसा ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी लगातार कहती हुई आई हैं। क्या अब आपको लगता है कि इस पायदान पर आकर अब इंडिया की रेटिंग बढ़नी चाहिए?
बिल्कुल बढ़नी चाहिए। आप डेफिसिट देख लीजिए, आप फॉरेक्स रिजर्व्स देख लीजिए, आप इनफ्लो ऑफ एफडीआई देख लें, हर कसौटी पे भारत खरा उतर रहा है। शायद सभी लोग मानते हैं कि हाँ, हर एक भारतवासी के लिए जिंदगी बेहतर होती जा रही है। सिर्फ यह है कि शायद जितना उसकी स्पीड है इंप्रूवमेंट की, वो हम भारतवासी हमेशा से डिससेटिस्फाइड रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी जो जिंदगी है वो और सहूलियतों से भरी हो, वो और प्रगति की ओर चले, और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग थोड़े से डिससेटिस्फाइड रहते हैं, शायद उसी को फायर इन द बेली कहते हैं कि जितने भी भारतवासी हैं उनका यही मानना है कि जो भी कदम उठाए गए हैं ठीक है, पर जरा और भी अधिक कदम उठाए जाए, और भी ठोस कदम उठाए जाए, तो जरूर हमारी ही नहीं, हमारे बच्चों की, हमारे पूरे देश की, हमारे देशवासियों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। और क्यों ना हम लोग इस तरफ बढ़े। आई थिंक हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व है, और हम लोग सब एक देश को जो मिलके चलाते हैं उन सब का दायित्व बनता है कि हाँ, हम लोग प्रगति की ओर शीघ्र से शीघ्र बढ़े। राइट सर, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जो हमने पैरामीटर्स देखे हैं जिसको वर्ल्ड बैंक भी रैंक करता है और उसी हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है, उसमें एक पैरामीटर है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, जिसमें भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आया अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें और कंपेयर करें। तो आपसे जानना चाहते हैं, सिंस यू बिलोंग टू दिस रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्या यहाँ पर जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफ्लेक्ट यहाँ रैंकिंग में कर रहा है उतना भी ऑन ग्राउंड हुआ है, और कितना हो सकता है? क्या कुछ और रिफॉर्म्स ला सकती है सरकार जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में खास तौर पर उतना इंप्रूवमेंट दिखे? देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार बहुत कदम उठा रही है हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में भी और आर्थिक प्रणाली में भी, परंतु जो पूरी जिगसॉ पजल है जिसमें अनेकों नीतियां हैं, मेरे विचार में जो हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट है उसको अभी तक थोड़ा बहुत नजरअंदाज किया गया है। और उसमें जितने कदम उठाए हैं, जैसे दिल्ली ने उठाए हो, मुंबई ने उठाए हो, दूसरे प्रांतों ने उठाए हो, दूसरे शहरों ने उठाए हो, वो जरूर एक प्रगतिपूर्ण स्टेप्स हैं। परंतु हम लोग शायद जो पिछले 8, 9, 10 सालों से जो कठिनाई उभरती आ रही है और जो खरीदारों के सामने तकलीफें आ रही हैं, उनसे दबकर शायद हम लोग कुछ संकोच कर रहे हों। मेरे विचार में अगर अफोर्डेबल हाउसिंग को इतना बढ़ावा देना है कि 2 करोड़ घर बनाने हैं, तो उसमें हमें कदम ये उठाने होंगे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, प्री अप्रूव्ड प्लान्स, और कोई ऐसी इशू ना रहे डेंसिटी या एफएआर की, जिससे कि अधिक से अधिक घर बन सके और कम से कम समय में। अगर ये कदम नहीं उठाए जाएंगे तो जो इसकी प्रॉमिस है इस क्षेत्र की, इस सेगमेंट की, इस इंडस्ट्री की, कि इस इंडस्ट्री ने 6 करोड़ नौकरियां दी थी 60 महीनों में, इसका मतलब 10 लाख नौकरियां दी थी एनडीए 1 के टेन्योर में, तो वो पूरा नहीं होगा। और ये बहुत एक बड़ा किक स्टार्ट करता है जीडीपी ग्रोथ को। तो मेरे विचार में प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, या जो भी आर्थिक नीतियों के सलाहकार हैं, उनको ये कदम जरूर उठाने चाहिए कि बड़ी सी जिगसॉ पजल है, उसमें हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को किस तरीके से बढ़ावा देना है, उसका विचार विमर्श बेशक हमारी ट्रेड बॉडी से करें, बेशक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से करें, बेशक इंडस्ट्री से करें, पर वो ठोस कदम जरूर उठाए जाएं। बेशक वो नीतियों में हो, अर्बनाइजेशन की नीतियों में हो, बेशक वो आर्थिक नीतियों में हो, बेशक वो जीएसटी में हो या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के तहत हो। और ये कदम उठाने बहुत आवश्यक है। उसके बाद ऐसी लहर उठेगी, ऐसी जागृति उठेगी जीडीपी ग्रोथ की, कि हम लोग
पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कभी। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तलवार आपका समय हमें देने के लिए और समझाने के लिए कि इस वर्ल्ड बैंक की रेटिंग का, रैंकिंग का क्या मायना है और ऑन ग्राउंड अब सिचुएशन क्या है, अब सरकार को क्या और रिफॉर्म्स करने चाहिए, जो कि अरुण जेटली के स्टेटमेंट में आया कि अब टॉप 50 उनका लक्ष्य है, वो किस तरीके से हो सकता है, वो यहां पर भी आपको समझ में आया। शुक्रिया सर आपका समय हमें देने के लिए। आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में हमारे साथ जरूर पूरा होगा। चलिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको खास तौर पर बता देते हैं कि नोटबंदी का 1 साल कितने बदले देश के हालात, क्या है आपकी राय, क्या है आपके विचार, यही जानने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक महापोल जिसमें आप 8 नवंबर तक हिस्सा ले सकते हैं और आपकी राय हम देश के सामने रखेंगे और 8 नवंबर को दिखाएंगे आपको इस महापोल का फाइनल रिजल्ट। तो क्या वाकई आपको लगता है कि नोटबंदी के बाद काला धन और भ्रष्टाचार कम हुआ है? यही है हमारा सवाल और आप हाँ या नहीं या पता नहीं के तौर पर इसका जवाब दे सकते हैं। आप अपने जवाब SMS, ट्विटर या फेसबुक के जरिए भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। तो उठाइए अपना फोन और तुरंत भेजिए जवाब।